लुइस ज़ैम्पेरिनी का जन्म जनवरी 26, 1917 को ओलियन, न्यूयॉर्क में एंथोनी ज़ैम्पेरिनी और लुइस डॉसी के यहाँ हुआ था, जो दोनों उत्तरी इटली के वेरोना के रहने वाले थे। उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम पीट था और दो छोटी बहनें थीं, वर्जीनिया और सिल्विया। उनका पालन पोषण एक सख्त धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने बहुत कम उम्र में ही धूम्रपान करना और शराब पीना शुरू कर दिया था। लुइस ज़ैम्पेरिनी 2 साल के थे जब उनका परिवार ओलियन, न्यूयॉर्क से लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया चला गया। 1919 में परिवार पास के टॉरेंस में आ गया, जहां लुइस ने टॉरेंस हाई स्कूल में पढ़ाई की। जब वह और उनका परिवार कैलिफोर्निया आए थे, उनके इटालियन रूट्स होने के कारण उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके कारण उनको बुलीज का सामना करना पड़ा। उनके बड़े भाई पीट, जो खुद स्कूल की ट्रैक टीम के स्टार थे, ने लुइस को ट्रैक टीम में शामिल करवाया ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगाई जा सके। इससे पहले जब वे 9वीं कक्षा में थे, उनके सहपाठियों ने उन्हें दौड़ में चुनौती दी थी। लुइस आखिरी स्थान पर रहे, जिससे वे बेहद शर्मिंदा हुए। यह अपमान सहना उनके लिए मुश्किल था। इसके बाद पीट ने उन्हें ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे लुइस ने दौड़ में जीत हासिल करना शुरू किया और वह तेजी से तेज होते गए। लुइस को जल्द ही उनके आदर्श ग्लेन कनिंघम मिले, जो एक शानदार धावक थे। उन्होंने कनिंघम से प्रेरित होकर लंबी दूरी की दौड़ को अपनाया। 1932 की गर्मियों से लेकर हाई स्कूल के आखिरी 3 सालों तक लुइस हर क्रॉस कंट्री रेस में अपराजित रहे। उन्होंने अपने भाई के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। 1934 में उन्होंने CIF कैलिफोर्निया स्टेट मीट चैंपियनशिप्स में 4 मिनट और 27.8 सेकंड का समय लेकर फिर से जीत हासिल की। इस रिकॉर्ड ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया USC में स्कॉलरशिप दिलवाई। 1936 में लुइस ज़ैम्पेरिनी ने ओलंपिक में भाग लेने का सपना देखा और तैयारी शुरू की। उस दौर में एथलीट्स को ओलंपिक ट्रायल्स तक पहुंचने का खर्चा खुद उठाना पड़ता था, लेकिन ज़ैम्पेरिनी के पिता रेलवे में काम करते थे, जिससे उन्हें ट्रेन टिकट मुफ्त में मिल गया। टॉरेंस शहर के व्यापारियों ने मिलकर अपने इस युवा हीरो के रहने का खर्चा उठाया, ताकि वह बिना किसी चिंता के ओलंपिक ट्रायल्स में हिस्सा ले सके। ज़ैम्पेरिनी ने ओलंपिक में 5000 मीटर रेस में भाग लेने का फैसला किया। उस साल न्यूयॉर्क के रैंडल्स आइलैंड में भीषण गर्मी में यह रेस हुई। उस समय पूरे न्यूयॉर्क में गर्मी की लहर थी, जिसमें सिर्फ मैनहट्टन में 40 लोगों की मौत हो गई थी। रेस में कई धावक गर्मी से परेशान होकर गिर गए, जिनमें से कई इसे पूरा नहीं कर पाए। ज़ैम्पेरिनी ने रेस के अंत में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अमेरिकी रिकॉर्ड होल्डर डॉन लैश के साथ लगभग बराबरी पर रेस पूरी की और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। 19 साल की उम्र में 5000 मीटर में क्वालिफाई करने वाले सबसे युवा अमेरिकी एथलीट बनने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। 1936 ओलंपिक में जब उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ पूरी की, तो उनका समय 14 मिनट 46.8 सेकंड था, लेकिन उनकी आखिरी लैप की स्पीड, जो सिर्फ 56 सेकंड में पूरी की थी, आखिरी लैप ने सबका ध्यान खींच लिया, यहां तक कि एडोल्फ हिटलर का भी। बाद में हिटलर ने उन्हें बुलाकर हाथ मिलाया और कहा, अरे तुम वही हो ना जिसकी आखिरी दौड़ इतनी तेज थी। ओलंपिक्स के बाद ज़ैम्पेरिनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सादर्न कैलिफोर्निया में एक स्टूडेंट के रूप में दाखिला लिया। 1940 में USC से स्नातक होने के बाद ज़ैम्पेरिनी ने सितंबर 1941 में अमेरिकी सेना के एयर फोर्स में शामिल होने का फैसला किया था और सितंबर में एक एविएशन कैडेट के रूप में भर्ती हुए। जल्दी ही उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट का दर्जा मिला और उन्हें सुपरमैन नाम के एक B-24 लिबरेटर बम वर्षक विमान में बम वर्षक अधिकारी बॉम्बार्डियर के रूप में तैनात किया गया। अप्रैल 1943 में ज़ैम्पेरिनी का बम वर्षक सुपरमैन नाउरू द्वीप पर बम गिराने के मिशन में गया। मिशन के दौरान उनके विमान ने द्वीप पर सफलतापूर्वक बम गिराए, लेकिन वापसी के समय 3 जापानी जीरो फाइटर प्लेनों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। विमान के 5 सदस्य घायल हुए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। लुइस ज़ैम्पेरिनी ने इस मुश्किल घड़ी में अपने साथियों की जान बचाने के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी और घायल सदस्यों का ध्यान रखा।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 मई के अंक में यह बताया कि जम्पेरिनी ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से 2 घायल सदस्यों की जान बचाई। जब उनका विमान मुश्किल से सुरक्षित रूप से लैंड हुआ तो ग्राउंड क्रू ने विमान में 594 बुलेट के छेद गिने। 27 मई 1943 को जब लुइस जम्पेरिनी और उनकी टीम एक मिशन पर निकली तो उनके बमवर्षक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और ओशियन में क्रैश हो गया। यह घटना हवाई के ओआहू द्वीप से करीब 850 मील दक्षिण में हुई। इस हादसे में 11 में से 8 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि सिर्फ 3 लोग बच पाए। 3 जीवित बचे लोग थे, ज़ाम्पेरिनी, पायलट रसेल एलन फिलिप्स और फ्रांसिस मैकनमारा। उनके पास बहुत कम खाना और पानी था। वे वर्षा के पानी, छोटी कच्ची मछली और उनके बेड़े पर उतरने वाले पक्षियों पर निर्भर थे। एक दिन एक शार्क ने हमला कर दिया, लेकिन मैकमारा ने चप्पू से बचाव किया। उन्होंने एक खोज विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कुछ बचे हुए उपकरणों के सहारे उन्होंने 2 छोटे राफ्ट को तैयार किया और समुद्र में यात्रा जारी रखी। उन्होंने 2 अल्बाट्रॉस पक्षियों को पकड़ा, जिनमें से एक को खाया और बाकी का उपयोग मछली पकड़ने के चारे के रूप में किया, जबकि लगातार शार्क के हमलों का सामना करते हुए और एक तूफान द्वारा लगभग पलट गए। इसके बाद एक जापानी बमवर्षक ने उन पर गोलियां भी चलाईं, जिससे उनके राफ्ट में छेद हो गए थे, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। समुद्र में 33 दिन बाद मैकनमारा की मृत्यु हो गई। ज़ाम्पेरिनी और फिलिप्स ने उसके शरीर को लपेटा और उसे समुद्र में धकेल दिया। समुद्र में भटकते हुए 47वें दिन, जब उनके पास भोजन और पानी बहुत कम बचा था, लुइस जम्पेरिनी और उनके साथी फिलिप्स मार्शल द्वीप पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जापानी नौसेना ने पकड़ लिया और युद्ध कैदी बना लिया। उन्हें बहुत ही क्रूरता से मारा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि अगस्त 1945 में युद्ध खत्म होने तक चलता रहा। इस दौरान उन्हें अलग अलग जेलों में रखा। युद्ध के बाद लुइस जम्पेरिनी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उनकी गुमशुदगी के बाद उन्हें युद्धबंदी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। हालांकि युद्ध के दौरान हुए भयानक अनुभवों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा, जिससे उन्हें पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्याएं होने लगीं। इस वजह से उनका व्यवहार कभी-कभी हिंसक हो जाता था। लुइस जम्पेरिनी ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, युद्ध की यातनाओं, पीटीएसडी और शराब की लत तक, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ निश्चय और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।